दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों आप लोग जो सीटेट का अभी एग्जाम देकर के आए हैं उसका एग्जाम का जो मैथमेटिक्स का आंसर की है वो अभी हम आपको बताएंगे। सारे क्वेश्चन का सॉल्व करके अभी हम आपको आंसर बताएंगे कि किसका आंसर कितना होगा। दोस्तों आप तो क्वेश्चन बना के आए हैं लेकिन सभी आदमी को सभी सेट मिला होगा, किसी को सेट ए मिला होगा, किसी को सेट बी, सेट सी, ऐसे करके तो सबको तो क्वेश्चन ये मैच नहीं कर पाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर, लेकिन क्वेश्चन जरूर आप लोगों का मैच कर जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन जो मैच करेगा तो आप क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन मैच करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास जो सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ में शुरू है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी। अब देखिए दोस्तों, धारिता वाली, धारिता मतलब क्या होता है? क्षमता होता है, पावर, उसके कैपेसिटी, आयतन का बात किया है। तो एक बाल्टी बना लीजिए। क्या बना लेंगे दोस्तों? एक ये जो है ये एक बाल्टी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बाल्टी का जो धारिता है दोस्तों वह 16 लीटर है। धारिता बराबर लिखेंगे, धारिता बराबर 16 लीटर। ये बाल्टी के धारिता 16 लीटर पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है। इसमें जो है पूर्ण रूपेण दोस्तों ये बाल्टी में क्या है? पानी है। एकदम समझिएगा, बहुत अच्छा से समझाते हैं, आप लोग को बताते हैं। पानी से यह पूरा बाल्टी भरा हुआ है। बोला है बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। इस बाल्टी के पानी को छोटे छोटे बर्तन में मतलब अलग निकाल करके पानी को भर देना है दोस्तों। तो भर देंगे जब अलग निकाल कर पानी को, तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता बताइए। बोला क्या? जो यह 16 लीटर पानी को 50 बार मग को डुबाया है और निकाला है। तो 50 मग पानी निकाला नहीं, 50 मग पानी निकाला। तो 50 बार जो निकाला, तो बताइए मग की धारिता क्या होगा? तो देखिएगा दोस्तों, मग की धारिता बराबर, आपको जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों उसमें ऑप्शन दिया है ए में, देखिएगा 250 लीटर, बी में दिया है 275 लीटर, एमएल दिया है मिलीलीटर दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब मिलीलीटर में देता है, 3 में है 320 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में जब देता है तो ये लीटर में है, ये क्या है? लीटर में। और हमको आंसर लाना है मिलीलीटर में। तो 16, और आप जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1000 से इसको गुना कर दिए, कोई दिक्कत है? आपसे मग की धारिता हम निकाल रहे हैं, तो 16 लीटर, इसको मिलीलीटर में चेंज किए, 1000 से भाग दे दिए। अब टोटल कितना मग निकाला गया है भैया? पानी 50 मग, तो 50 से भाग कर दीजिए, 0 से आपका 0 खत्म हो गया। बात करते हैं 16 एकम 16 और ट्रिपल डबल 0 बटा में 5 से भाग दे दीजिए, 5 तिहाई 15 और 1, 16 1 पर 0 10, 5 दूनी 10 और 0। ये क्या चीज में आया भैया? तो ये तो एमएल में आ गया। तो 320 ml, और यही हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों 320 ml, मतलब 320 मिलीलीटर ये मग की धारिता हो गया, आयतन हो गया। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोग अगर ठीक लगा के आए हैं तो मैच कर सकते हैं जो किस में आप लगाए हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का। 32 नंबर आपको क्वेश्चन कहा है, 17,863 पाने के लिए 8,008, 80,188 और 88,108 के योग में से क्या घटाया जाए? तो भैया ये तो और सिंपल है, नहीं? क्या बोला है? जो 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,008, फिर 8,088, फिर है 8,808, नहीं, इसमें कह रहा है कि इसके योग में से क्या घटाया जाए जो 17,863 आपको पूर्ण जाए। 17,863 पाने के लिए इसके योग में से क्या घटे? योग मतलब इसका क्या होता है? जोड़ दीजिए। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 8 3 24, 24,009 से 4 आया दोस्तों। इसके योग में से क्या घटाया जाए जो 17,863 आपको मिल जाए? तो इसमें से क्या कीजिए, 17,863 को ही घटाना दीजिए। 4 में से 3 गया 1, 1 10, 10 में 6 गया 4, ये 9 था, 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 7 नहीं घटेगा, 14
14 में से 7 या 7, ये 1 बचा 1 में से कट गया, मतलब 7041। देखिएगा कोई ऑप्शन है दोस्तों 7041 है, ऑप्शन नंबर बी। दो ऑप्शन जो है दोस्तों वह 7041 है, यही हो गया आपका आंसर। तो 32 का ऑप्शन 2 होगा 7041। बहुत सिंपल है, कहा कि इस सब के योग में से कितना घटाया जाए कि 17,863 होगा। तो भैया इस सब को जोड़ दीजिए और 17,863 को घटा दीजिए, 7041 आएगा। यही तो घटाया जाएगा जो आपको 17,863 टूट जाएगा। 7041 ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 है। सब देखिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। 33 क्या कर रहा है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाता है। तो देखिए 100 में से प्राप्त 5 विषय अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विज्ञान में मारिया का है 74, 88, 65, 73, 90 और शहनाज का है 81, 78, 77, 72, 82। तो बोला क्या है, जो ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। सही कथन कौन है, तो देखिए दोस्तों ये सबको आप जोड़ करके देख लीजिए 390 होगा। ये भी सबको आप जोड़िएगा तो ये भी आपको 390 आएगा। तो सबका जोड़ कितना कुल आ गया दोस्तों 390। तो आपको ऑप्शन नंबर पहला कहता है मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किया है। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में ही अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ ये 74 है, ये 81, एक विषय 88, 78, 2 विषय, तो 2 विषय में तो अधिक हुआ, लेकिन यहाँ 90 है, यहाँ 82, तीसरा विषय में भी तो अधिक प्राप्त कर रहा है। तो 3 विषय में अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। और बोला क्या है, जो 2 ही विषय में आपको अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये तो गलत बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए हो गया गलत। अब देखिए, लेकिन 390 इसमें 390 यहाँ तो समान अंक प्राप्त कर रहा है, क्योंकि दोनों में देखिए दोनों का जब योग कीजिएगा दोस्तों तो ये क्या होगा आपको 390 हो गया। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, जो मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान है। कुछ ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए सी। 3 ऑप्शन नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों, मारिया और शहनाज दोनों के जो प्राप्तांक है वह समान है। 390 इसका भी 390 इसका भी, तो दोनों का तो प्राप्तांक समान है। तो आपको कहा था इसका ये बताने के लिए कि दोनों में क्या रिलेशन बनता है, तो बताएंगे कि मारिया और शहनाज दोनों में समान रिलेशन बनता है। नहीं तो ऑप्शन नंबर 3 आप देखिए करेक्ट है, जो दोनों में समान रिलेशन बनता है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, और समान है तो ऑप्शन नंबर 3 में है, और सब जो भी बोला ऑप्शन गलत है। समझ में आया दोस्तों। तो ये दोनों को क्या कर ऐड करके देख लिए, पहला तो ऑप्शन से देख लिए कट गया, तो फिर दूसरा चौथा क्यों चेक करें, तीसरा देखें समान आया, समान वाला दिए हुआ है, प्राप्तांक का टोटल जोड़ लेंगे प्राप्तांक होगा। समझे ना। क्वेश्चन नंबर 34 का 34 नंबर आपको क्वेश्चन कहा, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता है। एक टैक्सी है जो पहले 2 किलोमीटर के लिए या 50 रुपया भाड़ा लेता है। तो एक टैक्सी की पहले 2 किलोमीटर का यात्रा का 50 रुपया भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹16 का भाड़ा दिखाता है, और प्रति किलोमीटर अगर चलेंगे तो 16 रुपया आपको भाड़ा देना होगा। मतलब प्रति 1 किलोमीटर का, ठीक है दोस्तों, प्रति 1 किलोमीटर का 16 रुपया भाड़ा आपको लगता है। तो बोला मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया किराया देती है। मंजू अपने घर से लेकर के घर से रेलवे स्टेशन तक का किराया 258 रुपया देती है दोस्तों। तो बोला गया उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, नहीं उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। तो ये घटा दीजिए 8, 5 में से 5 क्या 0, ये 208 बचा। अब मंजू के, क्योंकि यहाँ पर 2 किलोमीटर का पहले 50 रुपया ऐड कर दिया गया ना, तो ये इसमें से घट जाएगा, तो टोटल 208 बचा। अब 16 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का दाम 16 रुपया लेता है, तो 208 रुपया में तो 16 से भाग दे दीजिए। 16 दूनी 16 का 16, 4 4 पर 8, 48, 16 तिया 48। अब 2 किलोमीटर पहले चला था, तब 13 2 15 किलोमीटर, मतलब टोटल दोस्तों ये 15 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर आपका है 2, 15 किलोमीटर, यही हो गया सही। मतलब 15 किलोमीटर का भाड़ा इसको लग रहा है, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना चलेगा 15 किलोमीटर। दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरी है। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन सब बना के गए होंगे, पूछा हुआ सीटेट वाला 13 में 17 में जो एग्जाम हुआ है, तो आप लोग को उसी टाइप का है बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 का 35 नंबर क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न क्या प्रस्तुत किया, पहला दोस्तों ए आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी
जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए उस आयत का कह रहा है जो क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर। तो कुछ भी उसका जो क्षेत्रफल आएगा दोस्तों ए का, वह परिमाप इसका दिया हुआ है तो मतलब बंद फिगर आएगा, क्लोज फिगर आएगा ना। तो बंद फिगर में क्या इसमें हो पाएगा कुछ, ये नहीं। चलिए ये रहने देते हैं। अभी जो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। दूसरा भी कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनकी माध्यक 4 है। अब देखिए उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करना है जिसकी माध्यक 4 है। तो समुच्चय तो ये क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो ये क्या होगा, 0 से 8 तक के सभी अभाज्य संख्या का सूची लगातार हो जाएगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी का रहा, एक डी है जो आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो ये तो आपके बारे में, आपके अंदर में क्या हो बताना होगा, आयत के बारे में आप क्या सब जानते हैं ये आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, जो ए बी व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो ए बंद सिरे वाले है, ठीक है, लेकिन बी भी बदलेंगे। सी जो है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, तो ये लगातार में होगा, लेकिन बी तो नहीं है, समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यह बंद सिरे वाले प्रश्न ये कह रहा है, ये गलत बात कर रहा है, बंद सिरे वाला सभी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है ए बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी सी व डी मुक्त सिरे वाले नहीं। तो सी जो है मुक्त सिरे वाले नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या कर रहा है दोस्तों, ये गलत कह रहा है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन नंबर 2 गलत कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 का बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों जो विद्यार्थियों को, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। जी हाँ, ये बात सही कह रहा है, ए और सी ये दोनों दोस्तों बंद सिरे वाले हैं। क्यों है बंद सिरे वाले, क्योंकि परिमिति की बात कर रहा है, तो परिमिति तो बंद ही ना होता है दोस्तों। और आगे क्या कर रहा है, जो बी व डी मुक्त सिरे वाला है। हाँ, तो बी और डी के बारे में आपको कर रहा है, जो आपको क्या जानकारी है आयत के बारे में ये बताइए। तो आप अपने मन से बताइएगा ना, तो आप तो खुले हैं, वो खुले हैं, आप जो भी जानते हैं आपका स्किल है वो आप बता सकते हैं। तो ये बात सही कह रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है जबकि बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 3। 35 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 36 में कह रहा है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ऑप्शन नंबर 1 है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ की प्रोत्साहन करना चाहिए। 2 ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। 3 में है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। और ऑप्शन नंबर 4 है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। मुक्त उत्तर मतलब ओपन एंडेड कर रहा है, तो दोस्तों ओपन एंडेड कर रहा है मतलब ये भी क्या, ये निगेटिव सोच रहा है। ऑप्शन 3 4 तो पहले ही हटा दीजिए, जो इसका सोच जो है वह नकारात्मक है और एक टीचर का सोच पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। सही बात है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, लेकिन ये भी सस्पिशन है दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा नकारात्मक सोच रहा है जो उससे बचना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर रहा है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपके जो संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ है उसको प्रोत्साहित कीजिए, मतलब जो अच्छे पढ़ता है, अच्छे बच्चे है आपके क्लास में, उसको प्रोत्साहन दीजिए। अगर वो अच्छे पर उसको प्राइज पुरस्कृत किया जाता है तो ये पॉजिटिव थिंक रख रहा है, ये सही बात कर रहा है। तो इसीलिए 36 का आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 है सही। 36 का ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, 1 सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है आपको, जो रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। कहा क्या रोहित अनुभव करके, ये जो वर्ग एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है, दोनों है, तो वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। अब देखिए दोस्तों, वैन हील के मानस चिंतन के, तो इसमें अस्तर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आपके सीटेट का जो बुक है उसमें दिया हुआ है अस्तर वाला, तो अस्तर वाला पढ़े होंगे। रोहित ने यह अनुभव किया जो वर्ग एक, ये जो वर्ग है दोस्तों, वर्ग के किसे कहते हैं, जिसका सभी भुजा
आपस में बराबर होता है, ठीक है, वो वर्ग कहलाता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये वर्ग कहलाया, ठीक है दोस्तों। तो ये वह अनुभव करता है एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। तो वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 में संबंध, स्तर 3 में है निगमन और स्तर 0 में है पहचानना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्तर 2। स्तर 2 में क्या होगा दोस्तों? सो देखिए स्तर 2 में हम आपको बता दिए, आपके बुक में लिखा हुआ है, आप अगर सीटेट का बुक पढ़े होंगे तो उसमें स्तर 2 में है अनौपचारिक निगम स्तर, विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध स्थापित करना, अनौपचारिक रूप से तर्क प्रारंभ करना। मतलब ये अनौपचारिक निगम स्तर स्तर 2 में जो आता है यह विभिन्न आकृतियों के बीच में संबंध को स्थापित करता है दोस्तों। तो ये आयत, ये वर्ग के बीच में संबंध, आयत और ये समचतुर्भुज के बीच संबंध स्थापित करता है। तो स्थापित संबंध करने के लिए बोला, इसीलिए स्तर नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। समझ में आया दोस्तों? तो 37 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का 38 कह रहा है जो गणित के शिक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, मतलब कम है? तो पहला ऑप्शन है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। दूसरा है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। तीसरा है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। और चौथा है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। तो दोस्तों एक टीचर का काम है, देखिए नकारात्मक दृष्टि से देखिए, क्यों? क्योंकि एक शिक्षक का क्या काम है, जो नकारात्मक बच्चे हैं उनको सकारात्मक में बदलना। तो ये 1 2 4 ऑप्शन जो कर रहा है, आप स्क्रीन पर है, पढ़ सकते हैं ऑप्शन, जो ये थोड़ा सा पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन 3 नंबर पूरे निगेटिव दे रहा है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। एक टीचर का काम है, अगर कोई छात्र गलत बनाता है तो उसको पूरा सही सिखाना, सही बताना। तो आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको शिक्षक वाला गुण है या नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन करके आपकी एलिजिबिलिटी का जांच किया है। तो आपको ऑप्शन नंबर 38 का सही हो जाएगा 3। और ऑप्शन नंबर 3 है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अगर छात्र गलत बनाता है तो उसको आप सही हल दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ तो दोस्तों सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपको गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। अब देखिए दोस्तों भूमिका नहीं है बोल रहा है, तो नहीं होने के कारण हमको लगता है जो यही जो है वह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो ये बुक में आपको नोट्स में है दिया हुआ, आप एक प्रीवियस पेपर जब उलट के देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कहा गया था जो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। गणित में उपलब्धि अगर कम हो तो इसके कारण सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है। तो उपलब्धि कम होगा तो हो सकता है, लेकिन ये क्या बोला है, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। मतलब संस्कृति शब्द यूज किया है लेकिन क्या बोला, इसका कोई भूमिका नहीं है दोस्तों। और इसमें क्या बोला, गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भूमिका, लेकिन यहाँ बोला है संस्कृति का भूमिका नहीं है। तो ये असत्य बात कर रहा है। तो बोला कौन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 भैया सत्य नहीं है। 39 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यही सत्य नहीं है। समझे? बात करते हैं 40 का। 40 नंबर कर रहा है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का वर्ग एक पूर्ण संख्या होता है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का वर्ग एक पूर्ण संख्या। दोस्तों आप लोग अगर क्लास 8 में पढ़ेंगे या क्लास 8 का मैं वीडियो डाल चुका हूं, 7 8 दोनों में है ये चीज। 7 में भी है क्रम विनिमयता का गुण, सहचर्यता का गुण, वितरण गुण, संवर्ग गुण। तो आप लोग जानते हैं जो क्रम विनिमयता का गुण तो आप लोग को बताया होंगे a गुने b बराबर होता है b गुने a। मतलब जो पहले है वो इधर अगर बाद में आएगा तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता का गुण। ऐसे ही बताए थे आप लोग को सहचर्यता का गुण बांट करके। उसके बाद बताया वितरण गुण, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक दूसरे को बांट करके करना। लेकिन संवर्ग गुण ही एक है जो तीनों से भिन्न लग रहा है, अलग लग रहा है। मतलब यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा संख्याओं का पूर्ण संख्याओं के योग के पूर्ण संख्या करना। मतलब किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के योग का एक पूर्ण संख्या जो होना वह ऑप्शन नंबर आपका हो गया 4 संवर्ग नियम। यही अलग रहा है, संवर्ग गुण जो है दोस्तों ये सबसे भिन्न लग रहा है, मतलब अलग लग रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका करेक्ट आंसर। समझे ना? तो हम 40 का बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बोल रहा है क्या, जो प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ा, मैं तो गणित का टीचर हूं, मैं तो और जल्दी ये बताऊंगा आपको दोस्तों, मैं तो कह रहा हूं जो गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण, सब ऑप्शन को छाटेंगे और डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर बोलेंगे 41 का 4 भैया सही है। आप लोग अगर 4 लगाए होंगे तो सही है, लेकिन सर क्यों सही है, तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना है। गणित जो है हमारा मैथ जो है, हम अपने बच्चे को जीवन के अनुभव का एक भाग बनाते हैं, बच्चे को आगे उसका जरूरी है उसके बारे में बताए, क्योंकि बच्चे हमको जो मेरे यहाँ गणित पढ़ने आते हैं वो अपने जीवन के अनुभव के बारे में जानने के लिए, उसके जीवन के अनुभव में गणित का क्या महत्व है, यह एक भाग है या नहीं, इसके लिए आते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना ही यह गणित का अनुभव है। जो प्रतिदिन के आपको जो अनुभव है उसके साथ आपका संबंध स्थापित गणित से होता है कि नहीं, तो हम पर डे का अनुभव हमारा गणित से संबंध स्थापित करता है, यह बात बिल्कुल सही है। इसीलिए डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर 4 देखिए, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया सही और 41 का 4 होगा। एकदम बहुत ही इंटरेस्टेड दोस्तों, ये तो मेरे मन पसंदीदा क्वेश्चन दे दिया, जो गणित से रिलेटेड, गणित कैसे बच्चे को बताए, कैसे उसके जीवन का एक भाग, गणित को एकदम बच्चे का जीवन का एक भाग होना ही चाहिए, हर सेक्टर में गणित की जरूरत है भैया। ठीक है, देखते हैं प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, मतलब प्राथमिक स्तर पर आप संख्या को जो पढ़ाएंगे उसके लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, जो संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ पे प्रोत्साहित हमको करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बी, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, संख्याओं का जो लिखना है वह अनुक्रम में एक सीरियल में लगातार में दोस्तों पढ़ाना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप अनुक्रम में यादृच्छा नहीं पढ़ाते हैं वह, तो वह संख्या का अनुक्रम नहीं होगा, तो आपको अनुक्रम लगातार में रहना चाहिए, तो और बहुत ही बढ़िया बात है, ताकि बच्चे को समझ में आए। तो आपको ये प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, तो संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए और संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, जो आप लिखना अनुक्रम में लिखेंगे उसको आपको पढ़ना भी चाहिए। तो ए और बी दोस्तों दोनों, सी है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए, ये सही बात नहीं कर रहा। डी भी संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करनी चाहिए, ये अनुक्रम असंगति लेकिन दे दिया, इसीलिए यह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी मेरे ख्याल से सही लग रहा है दोस्तों, इसीलिए 42 का होगा ए और बी, और ये ऑप्शन नंबर 4 में आपका है दोस्तों ए और बी, तो 42 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है क्या 43 नंबर, जो बच्चों को भिन्न भिन्न, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त है। तो देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों जियो बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है संख्या चार्ट, तीसरा है क्रिजिनेयर छड़े और चौथा है गिन तारा। दोस्तों जियो बोर्ड तो जाने हैं जो गोल बना करके किया जाता है, आप संख्या चार्ट भी जानते हैं जो ऐसा करके आपको बनाया जाता है संख्या चार्ट, इसमें क्या किया जाता है संख्या लिखा जाता है, ये संख्या चार्ट। चौथा ऑप्शन गिन तारा भी जानते हैं जो भिन्न कर क्या किया जाता है लिख करके और गिन तारा किया जाता है, लेकिन ये तीनों चीज समझ में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है किजिनियर छड़े, ये बात नहीं समझ में आ रहा है, मतलब बच्चों की जो भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो ये तीनों तो उपयुक्त है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उपयुक्त है दोस्तों तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 3 किजिनियर छड़े, इसीलिए ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा 3 सही, किजिनियर छड़े यही होगा जो सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 43 का, समझे ना दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। 44 है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित के जो प्रकृति के विषय है इसमें निम्नलिखित में कौन सा कथन का सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और
प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। अब तो गणित के बारे में दोस्तों इसमें सब सही कह रहा है, लेकिन अगर एक अच्छे ढंग से देखा जाए तो पहला ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। जो गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये थोड़ा सा डाउट लगता है। इसको ऐसे आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, देखिएगा इसको किताब में जो क्या लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, जो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। सही बात है, प्राथमिक स्तर पर तो गणित प्रत्यक्ष है ना दोस्तों, हम लोग जो भी करते हैं वह सामने में करते हैं गणित का। जो अप्रत्यक्ष है इसमें कल्पना की जरूरत नहीं होती है भैया। इसीलिए 44 का ऑप्शन नंबर 2 मेरे ख्याल से ये सत्य है, सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको एक बार बुक में देख लीजिएगा एक क्या कहता है। लेकिन 44 का ऐसे 2 करेक्ट होना ही चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। अब एक वर्ग के रूप में आप लोग को मैं बता चुका हूं, वर्ग किसे कहते हैं, जिसका सभी भुजा आपस में समान होता है। यह 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो ये क्षेत्रफल में भुजा बराबर हो गया दोस्तों 144। तो भुजा कितना होगा, रूट अंडर है तो बराबर है 44 से 12 होगा, सभी भुजा बराबर, ये 12 हो गया। अब क्या कर रहा है, जो यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसी तार को क्या कहा, एक आयत के रूप में मोड़ा जाएगा। तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है दोस्तों, बराबर, जिसकी लंबाई कहा है 16 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 16 है, ये भी 16 है, तो इसका क्षेत्रफल बताए जो कितना है। तो परिमाप तो दोनों का बराबर होगा, तो ये 16 अगर है और ये 12 है, तो ये कितना होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो ये भी 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 16 16 32 8 40 8 48 हो जाएगा। ठीक है, और जब 48 ये परिमाप हो जाएगा इसका, तो आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो 16 8 को गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। 16 72 से 16 8 28 से 128। आपको 53 का ऑप्शन नंबर 2 है, वही हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हुआ आंसर। तो 53 का 128 आप लगा लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।